मित्रों नमस्कार, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज में है। हम लोग हैं अपने करंट अफेयर्स के सेशन में। हमारा करंट अफेयर्स स्ट्रेटेजिक रहता है। हम लोग महीना पूरा होने के बाद एक वीडियो के माध्यम से पूरे महीने भर के विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो जरूरी करंट अफेयर्स होता है बहुत स्ट्रेटेजिक कवर करते हैं। हम हैप्टिक नहीं करते हैं। पूरे साल भर के करंट अफेयर्स को अधिकतम 14 वीडियो में कवर करते हैं। इसके लिए हम आपका अधिकतम 7 घंटे से 8 घंटे कवर करते हैं पूरे साल भर में, और अधिकतम 400 प्रश्न, जो 400 प्रश्न पूरे साल भर का हमेशा मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्लस कंबाइंड पूरे एक साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमेशा आपको अपनी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर उपलब्ध मिलेगा। तो जल्दी से सब लोग तैयार हो जाएं। हर बार की तरह करंट अफेयर्स इस बार भी बहुत स्ट्रेटेजिक रहने वाला है। आज हम लोग जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे और आपको अपने करंट अफेयर्स वाले नोट्स को दिसंबर से आगे बढ़ाना है। जो भी फैक्ट्स मिलेंगे आप नोट करेंगे और उसके तुरंत बाद वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर जाकर के जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास जरूर करेंगे। तो टेस्ट फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा। जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे वैसे ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस भी चेक हो जाएगी। साथ ही साथ प्रश्नों का सही उत्तर भी आप एक एक प्रश्नों का एनालिसिस भी देख सकेंगे। ठीक, तो फटाफट आप अपने करंट अफेयर्स के सेशन को शेयर कर दीजिए। तो फटाफट आप लोग अपने अपने करंट अफेयर्स के सेशन को अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए और हाँ, लाइक करना ना भूलिए। जल्दी से सब लोग आ जाएं, फटाफट सब लोग करंट अफेयर्स के सेशन में जुड़ जाएं। जल्दी से सब लोग फटाफट जुड़ जाएं। सबसे नमस्कार, सबसे नमस्कार। सब लोग पेन कॉपी खोल लें और बाकायदा प्रॉपर नोट्स अपना दिसंबर से आगे बढ़ाएंगे, जिससे आप टेस्ट में अच्छा कर सकें और बिना प्रयास के ही आपके करंट अफेयर्स की तैयारी होती रहे। करंट अफेयर्स को लेकर के आपकी कोई परेशानी, कोई चिंता न रहे जब कभी भी एग्जाम आ जाए। हर बार की तरह इस बार भी करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग अपनी मानसिक कसरत भी करते रहेंगे। मानसिक कसरत में आवश्यक जो संदर्भित प्रश्न होते हैं उसको हम लेते हैं और उसका उत्तर आप देते रहते हैं, तो हमारी मानसिक कसरत भी चलती रहेगी। चलिए, हर बार की तरह आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत भी प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस से होगी। तो देखिए, ये कुछ जनवरी के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय तिथि दिवस हैं, इसे आप नोट करेंगे। जनवरी महीने के प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस जो हमारे लिए जरूरी हैं, जहां से आमतौर पर प्रश्न आते हैं। ठीक, जो पहले से करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं वो इसे बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा उनको। देखिए, हमारे लिए जो जरूरी तिथि दिवस है जनवरी महीने में 4 जनवरी होता है। 4 जनवरी को प्रतिवर्ष हम लोग विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जो लुईस ब्रेल हैं उनके जन्म दिवस को हम लोग 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्होंने ही जो दिव्यांग होते हैं, माने जो देख नहीं पाते हैं, उनको खास जो लिपि उनकी होती है ब्रेल लिपि, जो उभार वाले अक्षर होते हैं उसके माध्यम से वो पढ़ते हैं, उस ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं और उन्हीं के सम्मान में प्रतिवर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है ये महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसी के सम्मान में देश में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है इसका उद्देश्य है कि भारतीय मूल के लोग जो पूरे विश्व में रहते हैं उनको अपने मूल देश के साथ जोड़ने का एक समारोह है। ठीक, तो ये है 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आप सब नोट भी करेंगे और एक मानसिक कसरत भी करेंगे कि प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फटाफट आप प्रश्नों का उत्तर भी देते रहें और 4 जनवरी, 9 जनवरी और 10 जनवरी को नोट भी कर लें। तो जिनके उत्तर आ रहे हैं 14 सितंबर बिल्कुल सही हैं। 14 सितंबर बिल्कुल सही हैं। 14 सितंबर के दिन ही भारत की संविधान सभा में 1949 में भारत की संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। भारत में राष्ट्रीय भाषा कुछ नहीं है, भारत में किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं है। हाँ, हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक, चलिए 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये स्वामी विवेकानंद की जयंती को देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया गया है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है, उसे राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, और यह है 24 जनवरी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस 2018 से प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मना रहा है। 24 जनवरी 1950 को ही अंतिम रूप से इस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। तो वर्तमान स्वरूप में, वर्तमान नाम में 24 जनवरी 1950 को हमारा प्रदेश आया था। हाँ, 24 जनवरी को ही एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं के संरक्षण के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को देश में पहली बार संविधान लागू होने के बाद, संविधान का निर्माण 24 जनवरी 1950 को पूरा हो गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। उसके ठीक एक दिन पहले देश में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। तो सबसे पहली बार निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया 25 जनवरी 1950 को, क्योंकि संविधान निर्माण के तुरंत बाद कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, उसमें से निर्वाचन संबंधी प्रावधान भी थे। 26 जनवरी को देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस बार देश ने 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसी उपलक्ष्य में और उसी दिन भारत के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति, चूंकि भारत का संविधान लागू होने के बाद देश में जो गवर्नर जनरल का पद था वो समाप्त हो गया, उसका स्थान राष्ट्रपति के पद ने लिया। भारत में जो सर्वोच्च प्रधान राष्ट्राध्यक्ष हैं वो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, और राष्ट्रपति का पद भारत में वंशानुगत नहीं है। भारत में राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है बल्कि निर्वाचित है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित है, अपनी नियुक्ति से 5 वर्ष तक पद कार्य पर रहता है और उसके बाद फिर से निर्वाचन होता है। देश में एक खास पद्धति से भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो शहीद दिवस है वो महात्मा गांधी के मृत्यु के स्मृति में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को भारत में दिल्ली में बिड़ला हाउस में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या करी थी। एक और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। वो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को जो फांसी दिया था अंग्रेजों ने, उनके सम्मान में 23 मार्च को एक शहीद दिवस मनाया जाता है।
तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। और हाँ, मानसिक कसरत में आपके लिए प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में आपके लिए प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। आप नोट भी करें, मानसिक कसरत में इन प्रश्नों का उत्तर देते रहें। तो जिन लोगों के उत्तर आ रहे हैं 2 अक्टूबर 1869, गुजरात पोरबंदर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? चलिए, मानसिक कसरत में आपको बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो देखिए, हर महीने जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस हैं इस तरह से कवर किए जाते हैं। अब लगातार हम लोग इस पूरे सेशन में जनवरी 2023 महीने में जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहां जहां से आमतौर पर प्रश्न आते हैं या आने की संभावना है, उन सब हिस्सों को कवर करेंगे। आप प्रॉपर लेक्चर लेते हैं, नोट्स बनाते हैं और वेबसाइट पर जाकर टेस्ट देते हैं। किसी भी एग्जाम के पहले आपको बिल्कुल हेप्टिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। यदि आप प्रॉपर ये काम करे हैं और वो भी महीने में केवल 30 दिनों में केवल 30 से 40 मिनट अगर आपने समय दिया है, तो आपके करंट अफेयर्स की एक शानदार तैयारी होती है। एग्जाम के ठीक पहले आप केवल अपने नोट्स पढ़ें और प्रैक्टिस एक बार और लगा लें और बहुत आराम से एग्जाम देने जाएं। बिना चिंता के करंट अफेयर्स बिना प्रयास के आपका तैयार हो जाता है। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये बाकायदा आपने नोट कर लिया होगा और प्रॉपर आप नोट्स बनाएंगे। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं। देश ने 26 जनवरी 2023 को 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है। गणतंत्र दिवस भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र के सम्मान में होता है और इस बार जो मुख्य अतिथि रहे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी रहे। और इसके पहले देश में जो राजपथ है उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। राजपथ जो है उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो 74वें गणतंत्र दिवस के ये कुछ दृश्य हैं और हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति मुर्मू उन्होंने राष्ट्रध्वज फहराया है। 15 अगस्त के दिन लाल किले पर राष्ट्रध्वज फहराया जाता है और वो प्रधानमंत्री फहराते हैं देश की जनता की ओर से। और गणतंत्र भारत की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति और सारे कार्यक्रम कर्तव्य पथ पर, अब तो राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है, तो कर्तव्य पथ पर। और अब्दुल फतह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं उन्होंने मुख्य अतिथि रहे। ठीक, और पूरे इस परेड में भारत की जो संस्कृति है, भारत के राज्यों ने अपनी अपनी झांकियां प्रस्तुत की। तो हर बार भारत के जो झांकियां राज्यों की प्रस्तुत की जाती हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। तो इस बार 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की जो झांकी रही, राज्य की झांकी रही, उसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। ठीक, इसके पहले हमारे उत्तर प्रदेश राज्य को यह पुरस्कार गया था, लेकिन 74वें गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड राज्य की जो झांकी है, देखिए उत्तराखंड राज्य की जो झांकी है उसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। ठीक, तो आप इसे नोट करेंगे, प्रॉपर्ली आप इसे नोट करेंगे, जिससे जब आप टेस्ट में जाएं तो आप बेहतर करें। जब आप टेस्ट में जाएं तो आप बेहतर करें। ठीक, फटाफट आप नोट्स बनाएं और एक एक लाइक जरूर करें और अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने चैनल की कोई भी क्लास देखें तो शेयर जरूर किया करें। वेबसाइट के
कोई भी टॉपिक को अगर आप लगाते हैं तो उसे शेयर भी जरूर किया करें, एक बार शेयर जरूर किया करें। ठीक, देखिए ये आपकी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर ये हमारी एक पेड टेस्ट सीरीज चल रही है। ये एक जनरल पेड टेस्ट सीरीज है, सामान्य। 12 वर्षों से हम लोग इस फील्ड में हैं और हमने अपने अध्यापन अनुभव में जो एक्सपीरियंस हमारे हैं मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी या वनडे एग्जाम की तैयारी में, उन सब का पूरा अनुभव का निचोड़ है। तो ये पूरा का पूरा 38 टेस्ट है, 38 टेस्ट इसमें शामिल किए गए हैं और पूरे वनडे एग्जाम के सिलेबस से, और कुल 3800 सवाल हैं और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत प्लान करके। और ये टेबल जो आपको दिख रही है, ये टेबल है और इसमें आप जैसे ही आप इसे लेंगे, परचेज करेंगे, और बहुत नॉमिनल कास्ट पर है और 3800 चुनिंदा मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी और अंग्रेजी के सवाल हैं। और ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है, ये वनडे एग्जाम में आप जिस भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी वनडे, एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, सीपीओ एसआई, एसएससी जीडी, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी जेई प्री परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट के एग्जाम जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम होते हैं, पुलिस के एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम होते हैं, एसआई लेवल के जो एग्जाम होते हैं, लेखपाल, वीडियो, आप यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस देना चाहते हैं, बीएड, बीटीसी के एग्जाम देना चाहते हैं, टेट, सुपर टेट, किसी भी परीक्षा में जाना चाहते हैं, तो एक बार ये टेस्ट जरूर लगाएं। और ये टेस्ट जिस फॉर्मेट में है 1, 2, 3 इसी फॉर्मेट में आप इसे यूज करें। टेस्ट 1 का आपको सिलेबस है और आगे कौन से सवाल आपको दिए जाएंगे वो टॉपिक के नाम है। तो बाकायदा आप परचेज करें, टेबल देखें, टेबल में जो आपको सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को एक बार रिवाइज करें, फिर आप हमारे टेस्ट को दें। इस तरह से 38 के 38 टेस्ट जिस दिन आप दे लेंगे, किसी भी एग्जाम के पहले किसी बहुत शानदार रिवीजन और तैयारी हो जाएगी। प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से हम पूरे सिलेबस को रिवाइज करने का ये प्लान है, प्लस 3800 चुनिंदा सवाल हर सब्जेक्ट में, हर उस हिस्से से सवाल रखे गए हैं जहां इन ढेर सारी विभिन्न एग्जाम में पूछे गए बार बार प्रश्न या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन सारे प्रश्नों को यहां शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो एक बहुत साइंटिफिक, बहुत एडवांस निगेटिव मार्किंग के साथ, क्योंकि आमतौर पर लगभग सभी परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग हो चुकी है। आपने बहुत टेस्ट लगाए होंगे, एक बार इस टेस्ट को जरूर हल करें। बहुत नॉमिनल कास्ट है और उस नॉमिनल कास्ट पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत नॉमिनल कास्ट है और उस नॉमिनल कास्ट को पे करके एक बार इसे, लगभग 30 दिनों का अभ्यास है, क्योंकि 30 दिन से पहले इस पूरे टेस्ट सीरीज को आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। एक बार इस 38 टेस्ट को लगा करके फिर आने वाले एग्जाम में जाएं और इसका फायदा देखें। अगर ईमानदारी से इस पूरे टेस्ट को कंप्लीट किया गया और जो तरीका मैंने बताया है, तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी कंप्लीट 100% और आप बिल्कुल इस बात की गारंटी है कि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। तो एक बार यहां प्रयास जरूर करें। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। हर बार जनवरी महीने में पुरस्कार दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार जो नागरिक पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं और उसकी घोषणा आमतौर पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर होती है। तो इस बार भी गणतंत्र दिवस के पहले पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। नागरिक पुरस्कारों में भारत रत्न और पद्म पुरस्कार आते हैं। नागरिक पुरस्कारों में भारत रत्न और पद्म पुरस्कार आते हैं। इस बार भारत रत्न नहीं दिया गया है, पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इस बार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों पुरस्कार दिए गए हैं। टोटल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें कुल 19 महिलाएं हैं, 7 मरणोपरांत लोगों को शामिल किया गया है और कुल पद्म विभूषण पुरस्कार की बात करें तो 6 हैं, पद्म भूषण पुरस्कार 9 हैं और पद्मश्री पुरस्कार 91 हैं। तो देखिए, भारत में नागरिक पुरस्कार 2 हैं, 2 कैटेगरी में हैं, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक, और बाकायदा भारत के नागरिक पुरस्कार की अलग से सेपरेट क्लास हमने दे रखी है,
तो आप अपने चैनल पर जाकर के विविध जी के वाले पार्ट में ये पद्म पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार, ये अलग से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, इसके अलावा भारत रत्न इस बार नहीं दिया गया है, इस बार पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। टोटल 2023 में पद्म पुरस्कार 106 लोगों को दिया गया है, जिसमें 19 महिलाएं शामिल हैं और 7 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 6 लोग ऐसे हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार इस बार 6 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण पुरस्कार 9 लोगों को दिया गया है, और अगर बात करें कि कुल पद्मश्री पुरस्कार कितने हैं तो 91 हैं। एक बहुत बड़ी लिस्ट है। ठीक, तो यहां तक की बात आप नोट कर चुके होंगे और आपको बात यहां तक क्लियर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार की। सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार की। तो देखिए ये 6 नाम हैं जिन्हें इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। उसमें है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन संगीत के क्षेत्र में इनका योगदान है। मुलायम सिंह यादव, मरणोपरांत उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता, बड़ा नाम, और उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री रहे और देश के एक बार केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। समाजवादी पार्टी को इन्होंने ही खड़ा किया। इसके अलावा दिलीप महलानोबिश हैं और एस कृष्णा, श्रीनिवास वर्धन और बालकृष्ण दोषी। ठीक, तो ये 6 नाम हैं। ये 6 के 6 नाम आप नोट करेंगे, यहां कोई काट छांट नहीं। ठीक, ये 6 के 6 नाम आपको याद रहे। मुलायम सिंह यादव, जाकिर हुसैन, दिलीप महलानोबिश, एस कृष्णा, श्रीनिवास वर्धन, बालकृष्ण दोषी। ठीक है, आप इसे नोट करें। इसके बाद जो पद्म भूषण विजेता हैं वो 9 हैं। पद्म भूषण विजेताओं की ये लिस्ट है, ये 9 लोग हैं। इन 9 नाम को भी आपको ध्यान रखना है। एस.एल. भैरप्पा, कुमार मंगलम बिड़ला, दीपक धर, वाणी जयराम, स्वामी चिन्ना जियर, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति, कमलेश दी पटेल। ठीक, तो देखिए ये जो नाम आपको दिख रहे हैं, ये 9 वो सदस्य हैं, देश के नागरिक हैं जिन्हें भारत का नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण के लिए चुना गया है 2023 में। और ये पुरस्कार घोषित किए जाते हैं कब? ये पुरस्कार घोषित किए जाते हैं गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर। उसके बाद एक राष्ट्रपति भवन में समारोह द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। ठीक, तो ये है 9 नाम, इसे आप नोट करेंगे, जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। इसके अलावा ये देखिए कुछ प्रमुख नाम हैं पद्मश्री पुरस्कार के। कुल 91 लोगों को दिया गया है। अब 91 लोगों की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख हैं जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। आप इसे नोट करेंगे। राकेश झुनझुनवाला, इनकी मृत्यु हुई है, मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़े निवेशक। ठीक, इसके अलावा नेकराम शर्मा हैं। नेकराम शर्मा जैविक कृषि के क्षेत्र में इनका बहुत शानदार योगदान है और 9 रत्नों की खेती, 9 खाद्यान्नों की खेती जो सामान्यतः समाप्त हो चुकी है, उन सब की खेती करके इन्होंने जैविक कृषि के माध्यम से मूल सीड को बचाए रखा है। इसके अलावा वेदीवेल गोपाल हैं। ये जहरीली सांपों को पकड़ते हैं। इनका काम रहा है जहरीली सांपों को पकड़ना और इसके माध्यम से इन्होंने संरक्षण किया है। इन जीवों का संरक्षण के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके इस योगदान के कारण इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर रतन चंद्र, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जारवा जनजाति है उनके संरक्षण में काफ़ी बड़ा योगदान इनका रहा है। इसके अलावा आनंद कुमार हैं, सुपर 30 कोचिंग संस्थान के ये संस्थापक हैं, उन्हें यह पुरस्कार मिला है। और रवीना टंडन, फिल्म के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो 91 लोगों में कुछ खास नाम हैं, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। राकेश झुनझुनवाला, नेकराम शर्मा, वदीलाल गोपाल, डॉक्टर रतन चंद्र, आनंद कुमार और रवीना टंडन। ठीक, आप फटाफट इसे नोट करेंगे। ये कहानी है किसकी? ये हम लोगों की जानकारी है किसके बारे में? भारत के नागरिक पुरस्कार। भारत के नागरिक पुरस्कार की 2 मोटे तौर पर श्रेणियां हैं, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार।
पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। इसका मतलब भारत में नागरिक पुरस्कार 4 हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, और यही इनकी हायरार्की है। और इस बार भारत रत्न नहीं दिया गया है। और इन सब पुरस्कारों की शुरुआत 1954 से हुई थी, 1954 से हुई थी। ठीक, तो मेरे ख्याल से सब लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। बिल्कुल प्रॉपर नोट करेंगे, तभी आप जो वेबसाइट पर टेस्ट लगे हैं उसे आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन की। एक बड़ा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जनवरी में हुई है और हर साल जनवरी में होती है, और कुछ इससे जुड़े हम फैक्ट्स बताएंगे। उन फैक्ट्स को हमेशा के लिए तैयार करेंगे, तो अगली बार आपको इसे तैयार करना बहुत आसान रहेगा। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023, इसमें अगर बात करें कि पुरुष सिंगल्स विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविक, जो बेलारूस के, सर्बिया के हैं। ठीक, नोवाक जोकोविक, नोट करते रहेंगे, सर्बिया के हैं। इसके अलावा जो मिक्स डबल्स हुआ है, उसमें भारत के खिलाड़ी सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, इन लोगों ने फाइनल तक यात्रा की है। ये लोग फाइनल मुकाबला खेले, अर्थात उप विजेता रहे। ठीक, तो एक यहाँ ऑस्ट्रेलियाई ओपन की खास उपलब्धि रहे भारतीय खिलाड़ियों की, और ये लोग फाइनल तक पहुंचे। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन में आपको ये 2 फैक्ट्स याद रखने हैं। इसके अलावा ये देखिए कुछ रिजल्ट हैं, इसे आप नोट कर लें। ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 के रिजल्ट हैं। पुरुष एकल विजेता हैं नोवाक जोकोविक, ये सर्बिया के हैं। महिला एकल विजेता हैं ए सबलेंका, ये बेलारूस से हैं। पुरुष युगल विजेता हैं जे कुबलर और आर हिजिकाता, ये 2 के दोनों लोग ऑस्ट्रेलिया से हैं। महिला युगल विजेता हैं बी क्रेजिकोवा और के सिनियाकोवा, चोकिया की हैं। और मिश्रित युगल में एल स्टेफनी और आर माटोस, ब्राजील की हैं। इन्होंने भारत के रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा को पराजित करके मिश्रित युगल का खिताब ऑस्ट्रेलियाई ओपन में जीता है। ठीक, तो ये जो नाम हैं परिणामों के, इसे भी आप लिखेंगे, और स्पेशली 3 पुरस्कार तो ध्यान रखेंगे, पुरुष एकल, महिला एकल, और वो जो मिक्स डबल्स में फाइनल मुकाबले में भारत के 2 खिलाड़ी पहुंचे हैं। ये 3 जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। ठीक, तो आप इसे नोट करें और दिमाग में रखें। आइए थोड़ी बात कर लेते हैं ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की। तो जो टेनिस है, टेनिस के क्षेत्र में जो 4 बड़ी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं हैं पूरी दुनिया में, 4 सबसे बड़ी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, उसमें ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है और यूएस ओपन है। ठीक, ये 4 बड़ी प्रतियोगिता हैं। इन फैक्ट्स को आप अलग से बाकायदा नोट कर लेंगे और ये हमेशा के लिए तैयार रहे आपका। देखिए, सबसे पहले क्रम भी यही है। सबसे पहले वर्ष में जनवरी महीने में ऑस्ट्रेलियाई ओपन होती है, फिर फ्रेंच ओपन मई जून में, फिर विंबलडन जून जुलाई में, और सबसे लास्ट में वर्ष में यूएस ओपन सितंबर में। एक प्रश्न और बनते हैं यहाँ से कि कौन हार्ड कोर्ट पर, कौन क्ले कोर्ट पर और कौन ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन जनवरी महीने में शुरू होता है, खेला जाता है, यह हार्ड कोर्ट पर होता है, और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेले जाने वाली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। लेकिन फ्रेंच ओपन क्ले ग्राउंड पर, मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है, और विंबलडन घास के मैदान पर खेला जाता है। ठीक, तो ये 4 ग्रैंड स्लैम कब प्रतियोगिताएं होती हैं वर्ष में, और किस कोर्ट पर इसे खेला जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आमतौर पर यहाँ से भी सवाल आते हैं। तो ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में 2 एंगल से सवाल बनते हैं। एक तो कौन से सवाल जो नहीं बदलेंगे, और दूसरे कौन से सवाल जो करंट अफेयर्स के होते हैं। ठीक, तो हमने दोनों फैक्ट आज बताए आपको, तो इसे आप नोट करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ें आगे। उसके पहले आपको बताना है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी से आप बताएंगे कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। तो जिन लोगों को, जो लोग आईसीसी का मुख्यालय दुबई बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो आईसीसी
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था जो नियामक संस्था है वो है आईसीसी। उसने 2022 के लिए अवार्ड घोषित किए हैं। उसमें बेस्ट पुरुष टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड गया है बेन स्टोक्स को। बेस्ट वनडे क्रिकेटर का अवार्ड गया है बाबर आजम, पाकिस्तान के हैं। इसके अलावा मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार गया है भारत के सूर्य कुमार यादव का, और सूर्य कुमार यादव एक से एक मैच में लगातार खेल रहे हैं। इसके अलावा वुमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार गया है भारत की ही खिलाड़ी रेणुका सिंह को। तो आप इसे इतना ध्यान रखेंगे। बेस्ट पुरुष टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड गया बेन स्टोक्स को, बेस्ट वनडे क्रिकेटर का अवार्ड गया बाबर आजम को, और मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार गया सूर्य कुमार यादव को, भारत के हैं, और वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह को गया। ठीक, तो आप आईसीसी के इन 2022 के लिए जो 2023 जनवरी में घोषित पुरस्कार हैं उसे आप नोट करेंगे। ठीक, तो जल्दी से आप इसे नोट करें, फटाफट आप इसे नोट करें। और हाँ, अपनी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, सभी विषयों में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन लगे हैं और साथ ही साथ विविध जीके पर नोट्स लगे हैं। इसे लगातार आदत बना लें। वेबसाइट के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस को रोज लगाने की एक आदत बना लें और धीरे धीरे आपकी तैयारी होते होते वेबसाइट के क्वेश्चन लगाएंगे तो सभी विषयों के स्टैंडर्ड प्रश्नों का आपका अभ्यास होगा और आप उनसे परिचित रहेंगे। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो बिना प्रयास के, आपने तो ये रोज रोज ऐसे ही किया, 10-5 मिनट दिया, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि आप एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ इस एग्जाम में शामिल होंगे। ठीक, तो अपनी वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करना न भूलें। हाँ, शेयर भी जरूर करें। चलिए बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड की। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की ये पुरस्कार गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड ऑस्कर पुरस्कार के बाद फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ऑस्कर पुरस्कार के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बेस्ट पुरस्कार है और ये पुरस्कार फिल्म और सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार अमेरिका के लॉस एंजल्स में हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। अगर बात करें इस बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड की तो किसी क्या भारतीय को यह पुरस्कार मिला, तो बिल्कुल सही बात है। एस राजामौली की फिल्म RRR फिल्म है, उसके गीत नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड गया है। तो भारत की साउथ इंडिया की फिल्म है, एस राजामौली की फिल्म है RRR, उसके गीत नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड गया है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड गया है और यह गोल्डन ग्लोब अवार्ड अमेरिका के द्वारा लॉस एंजल्स शहर में हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है और यह ऑस्कर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो फटाफट आप इसे नोट करेंगे। ठीक, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। चलिए, आप इसे नोट कर चुके होंगे। बात करते हैं हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 आया है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 आया है। इस बार भी पहले नंबर पर सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट जापान देश का है। अगर भारत की बात करें तो भारत 85वें पायदान पर है। 85 2023 में भारत 85वें पायदान पर है। यह जो पासपोर्ट इंडेक्स है यह पासपोर्ट की पावर बताता है और जापान पहले नंबर पर है। जापान के निवासी नागरिकों को इतना पासपोर्ट स्ट्रांग है दुनिया में कि 193 देशों में बिना पासपोर्ट के जाने आने की सुविधा है। भारत की बात करें तो भारत के लोग दुनिया में लगभग 59 देशों में बिना पासपोर्ट के भी आ जा सकते हैं। ठीक, तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जिसमें जापान पहले स्थान पर है और भारत की पोजीशन 85 है, 50वीं 2023 में हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। चलिए देखिए, ये हैं बेलिंडा क्लार्क। ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया के महिला क्रिकेटर हैं। ये विश्व की पहली महिला क्रिकेटर हैं जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में स्थापित की गई है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ये पहली विश्व की महिला क्रिकेटर हैं जिनकी
प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में स्थापित की गई है? तो बेलिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं। ये विश्व की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिनकी प्रतिमा सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई है। ठीक, इसे आप नोट कर लें। चलिए बात करते हैं 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी के बीच में इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया और इस बार मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं, वो चीफ गेस्ट थे और 8 से 10 जनवरी के बीच में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया। और इस बार यह आयोजन स्थल रहा इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। इंदौर भारत में सबसे स्वच्छ नगर है, सबसे स्वच्छ नगर है। ठीक, तो आप इसे नोट करेंगे, फटाफट आप इसे नोट करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं 108वें विज्ञान कांग्रेस की। तो 108वां जो विज्ञान कांग्रेस है वो नागपुर में मनाया गया। तो इसका आयोजन 108वें विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया गया। इसकी थीम थी सतत विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सतत विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो आप इसका थीम भी लिखेंगे और ये नागपुर में आयोजित हुआ। तो इंदौर में एक बड़ी समिट हुई, प्रवासी भारतीय दिवस, और नागपुर में 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, जो विज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, विज्ञान में और प्रगति, साइंस टेक में और प्रगति के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक, तो देखिए मित्रों, ये आपके YouTube चैनल पर ज्वाइन बटन के माध्यम से एक कोर्स लॉन्च किया गया है जो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर है। ज्वाइन बटन के माध्यम से आप इससे जुड़ सकते हैं। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी के करंट अफेयर्स सहित कुल चुनिंदा 6000 प्रश्नों की हम लोग अपने से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यहां पूरे कोर्स को हम बहुत ही मिनिमम नाम मात्र के शुल्क पर आपको प्रैक्टिस माध्यम से, और ये फिर वही 6000 चुनिंदा प्रश्न हैं जिन प्रश्नों से अगर आप गुजर जाएं पूरी पढ़ाई के दौरान, आमतौर पर इन्हीं प्रश्नों से अगर आप गुजर जाते हैं, इन्हीं प्रश्नों की तैयारी हो जाती है, तो आपकी तैयारी कंप्लीट मानी जाती है। ठीक, तो ये ऐसे लोगों के लिए जो दूर दराज हैं, जिनके घर दूर हैं, जो घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी तैयारी करना चाहते हैं, किन्हीं कारणों से ऑफलाइन कोर्सेज नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। ठीक, तो एक बार ज्वाइन बटन से इस कोर्स के बारे में जानने का प्रयास जरूर करें। ठीक, चलिए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कालसा बंडूरी परियोजना चर्चा में है। कालसा बंडूरी परियोजना कर्नाटक राज्य में एक महादेई नदी है, उस पर बांध बनाने पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, लेकिन ये विवादित है। गोवा और कर्नाटक राज्य के बीच में यह एक विवाद है। गोवा राज्य ने इस पर नाराजगी जताई है, क्योंकि महादेई नदी का अपवाह क्षेत्र गोवा क्षेत्र में भी पड़ता है, जिससे उसको ये इस बात का भय है कि पानी जो है ज़्यादा रोक लिया जाएगा तो उस क्षेत्र में जल की समस्या या सिंचाई परियोजनाओं पर बाधा आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, कालसा बंडूरी परियोजना कर्नाटक राज्य में महादेई नदी पर स्थापित की जा रही है और ये विवाद है किनके बीच, गोवा और कर्नाटक राज्य के बीच। ठीक, चलिए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की। तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। गुजरात राज्य में मकर संक्रांति के अवसर पर जनवरी महीने में। और मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूपों में इसे मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें इस बार 63 देशों के पतंगबाजों ने हिस्सा लिया। एक बहुत बड़ा आयोजन है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का जो थीम था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर था। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर था। ठीक, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर था। तो आप इसे नोट करेंगे, आपको नोट करने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है। ठीक, चलिए देखिए, ये है
MV गंगा विलास क्रूज, और ये क्रूज की नई शुरुआत की गई है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नेशनल वाटरवे 1 गंगा नदी पर प्रयागराज जिले से हल्दिया तक है, लेकिन इसका एक्सटेंशन किया गया है, इसे और आगे, यह विलास क्रूज सेवा और आगे जाएगी और यह कुल 3200 किलोमीटर लंबी यात्रा है। विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा की शुरुआत MV विलास गंगा विलास नाम से शुरू की गई है। यह भारत के दो राज्य उत्तर प्रदेश और असम के बीच में, उत्तर प्रदेश और असम के बीच में, लेकिन असम तक जाने के लिए बांग्लादेश से होकर गुजरना होगा और यह पूरा क्रूज 3200 किलोमीटर की जो यात्रा करेगा वो दो नदियों पर, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो विश्व की सबसे लंबी विशाल क्रूज सेवा की शुरुआत भारत में दो राज्यों, दो नदियों पर शुरू की गई है, जो 3200 किलोमीटर लंबी क्रूज सेवा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर उत्तर प्रदेश और असम जिले के बीच, असम राज्य के बीच में, लेकिन बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री भी पड़ेगी, बांग्लादेश से होकर यह क्रूज सेवा रहेगी। तो देखिए यह विशाल क्रूज सेवा MV विलास, और ये बनारस से पहली यात्रा पर असम के लिए रवाना है। ठीक, चलिए इसके अलावा आजकल चर्चा में है मणिपुर में मोइरांग। मणिपुर पूर्वोत्तर का हमारा नॉर्थ स्टेट का राज्य है। मणिपुर के मोइरांग में पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया है और यह तिरंगा फहराया है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। मणिपुर के मोइरांग में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया। कहां पर? मणिपुर के मोइरांग में। तो आप इसे नोट करेंगे, मणिपुर के मोइरांग में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा तिरंगा, उसका अनावरण किया गया है। ठीक, इसके अलावा आजकल चर्चा में है राष्ट्रपति भवन। वहां और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़े नाम परिवर्तन किए गए हैं। भारत में आजकल वैसे भी नाम परिवर्तन काफी चर्चा में है। तो देखिए यह है राष्ट्रपति भवन में एक गार्डन जिसको मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। तो जो भारत के राष्ट्रपति के अतिथि हैं उनको यहाँ ले जाया जाता था और वर्ष के कुछ महीनों में इसे खोला जाता है भारत की आम जनता के लिए भी। इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। ठीक, तो ये है अमृत उद्यान। तो मित्रों ये था जनवरी महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक, करंट अफेयर्स पढ़ने और पढ़ाने के कई ट्रेंड हैं। आजकल एक ट्रेंड चला है कि डेली करंट अफेयर्स, दिन में 3 बार करंट अफेयर्स, वर्ष में लगभग 700 घंटे, वर्ष में 30,000 प्लस सवाल। आजकल लोग बुक्स भी देते हैं और बाकायदा दावा करते हैं कि इसमें 2500 फैक्ट्स हैं। तो करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रेटेजिक पढ़ना चाहिए। 2500 फैक्ट्स पढ़ने हैं तो आपको जीएस के 2500 फैक्ट्स पढ़ने चाहिए। केवल करंट अफेयर्स के 2500 फैक्ट्स अगर आप पढ़ेंगे वर्ष में तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, स्पेस साइंस, एडवांस साइंस, इतने ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, आपके फैक्ट्स बहुत होंगे। तो करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। करंट अफेयर्स आप जब भी पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, बहुत समझदारी से पढ़ें। हाँ, एग्जाम के पहले करंट अफेयर्स की आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस एग्जाम में जा रहे हैं उस एग्जाम में आम तौर पर कहां किन किन हिस्सों से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर का पेपर लगाते रहें, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते रहें। हमारी वेबसाइट में जाकर के 38 टेस्ट की जनरल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें और इसके बाद आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले अपने करंट अफेयर्स का नोट्स, जिसमें एक साल में अधिकतम 7 घंटा, अधिकतम 14 वीडियो, अधिकतम 400 सवाल मिलते हैं, आप उसकी तैयारी के साथ करंट अफेयर्स का एग्जाम देने जाएं। किसी भी एग्जाम में जाएंगे आप बहुत बेहतर करेंगे। ठीक, तो मित्रों आज के सेशन में बस इतना ही, लेकिन आप लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। सब लोग आज अपनी इस क्लास को अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने अपने फेसबुक पेज पर, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने अपने टेलीग्राम में
इंस्टाग्राम में, ट्विटर में शेयर जरूर करेंगे। तो जल्दी से आप शेयर करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट आप सब इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे। याद रहे, अपने चैनल और अपनी वेबसाइट की किसी भी क्लास को यदि आपको उससे जरा सा भी फायदा होता है तो शेयर करना ना भूलें। ठीक, तो प्रॉपरली इसी तरह आप नोट्स बनाएंगे और जल्दी ही हम बजट 2023-24 को लेकर के आएंगे। लेकिन याद रहे, बजट 2023-24 के पहले उस क्लास को देखें। ये 2 बेसिक क्लास जरूर देख रहे हैं। ये 2 जो हमारी बेसिक क्लास है, इसे देखना बहुत जरूरी है। जब आप इस 2 बेसिक क्लास को देखेंगे, इस पर आधारित इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक लगा हुआ है टेस्ट दे लेंगे, तब बजट 2023-24 का जो वीडियो आ रहा है उसे आप बहुत अच्छे से बिना मेहनत के समझ जाएंगे। और हमेशा बजट पढ़ना, बजट सुनना, बजट पर बोलना, बजट जानना और अगली बार बजट पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान काम होगा। तो जो स्ट्रेटजी आपको बताई जा रही है, बहुत आराम से, बहुत हल्के तरीके से अगर आप इस स्ट्रेटजी से तैयारी करेंगे तो आप जल्दी ही अपने मुकाम को प्राप्त करेंगे। ठीक, तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। सबसे नमस्कार, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।